जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है ये 29 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हमने अच्छी करवाई हुई है। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बेसिकली हमने आपके लिए अभी तक 2 सैंपल पेपर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो ये दूसरे सैंपल पेपर का हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसे हम आपको एकदम लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है, जिसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, स्रोत आधारित और मैप होने वाला है। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर का जो कोड है वो आपका 027 है। पेपर की जो वेटेज है वो 80 मार्क्स की है और ये आपका 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, और नॉर्मली जानकारी तो आप सभी को पता है, यहाँ पे एक सेट मिलेगा आपको, एक कोई कोड मिल जाएगा, यहाँ पे सीरीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ भी लिया हुआ। ठीक है, और इन डब्बों के अंदर बॉक्स के अंदर आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, टोटल आपके पेपर में एक मैप आएगा और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 34। 10:30 का आपका पेपर है, 15 मिनट पहले पेपर आपको पढ़ने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप पेपर के पैटर्न को बड़े ध्यान से समझो। पेपर में टोटल आपके 5 खंड होंगे, ए बी सी डी ई, और टोटल क्वेश्चन होंगे 34, जिसमें बच्चों सेक्शन नंबर ए जो रहेगा इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21, ये सभी 21 जो है वो एमसीक्यू होंगे यानी कि बहुविकल्पीय। ठीक है, खंड नंबर बी में 22 से 27 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 नंबर के 6 क्वेश्चन। चॉइस भी बता दूं क्योंकि भाई सभी को पता होना चाहिए, तो है ना। तो दो आपकी यहाँ पे चॉइस मिल जाएंगे। ठीक है, खंड सी में आपके 28 से 30 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, और इसमें तो हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, फिर खंड डी आ जाता है जिसमें आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड, और खंड ई जो है इसमें एक ही क्वेश्चन होगा मैप वाला, क्वेश्चन नंबर 34, 5 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको खंड नंबर ए और खंड बी पार्ट 1 इस पेपर का हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके समझाया हुआ। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम आपके खंड नंबर सी यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चंस को, खंड नंबर डी यानी कि 4 नंबर के स्रोत आधारित क्वेश्चन को, और खंड नंबर ई आपके मैप वाले पार्ट को इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहां से देखिए। ठीक है, और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसे मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन ए में 21 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 22 से 27 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, कौन से सोर्स वेट, और सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन 34 5 मैप का आएगा टोटल 5 मार्क्स का। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, सेक्शन ए आया था, जिन बच्चों ने पार्ट ए नहीं देखा इसका जाके जरूर दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, एमसीक्यू वाले, कुछ मिलान वाले भी थे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो आपको पिछली वीडियो में समझाए। ठीक है, तो जाके आप सभी जरूर दिखेगा। इसी तरीके से सेक्शन बी में आपके जो है इस तरीके के क्वेश्चन थे, ये आपको रिव्यू करवा रहा हूँ पिछली वीडियो का। जिन्होंने देखी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं ये सर हमने देखी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने सेक्शन नंबर सी से। ठीक है, खंड सी यानी कि सेक्शन नंबर सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले। ठीक है, और 8 नंबर के जिन 3 क्वेश्चन के यहाँ पे हम क्वेश्चन अभी हम करेंगे डिस्कस, उसमें जो चॉइसेस मिलेंगी 3, वो सारे के सारे 8 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन लिया गया है वो पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर से उठा के लिया गया है। ठीक है, तो मे भी बहुत ज्यादा चांसेस है इन क्वेश्चन के आपके बोर्ड में आने के। तो आइए शुरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का जो पहला वाला पार्ट है वो क्या कहता है बच्चों कि जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, जिसके लिए उचित प्रबंध भी किए गए थे। स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि जमीन से मिलने वाला राजस्व, लैंड से मिलने वाला टैक्स मुगल अंपायर, मुगल जो साम्राज्य है इसकी आर्थिक बुनियाद थी। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन का सबसे मेन सोर्स था लैंड से मिलने वाला टैक्स। तो भाई ये जो राजस्व प्राप्ति के तरीके थे वो भी कुछ अपनाए गए होंगे, कुछ प्रबंध किया होगा इसको प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या तरीका था वो यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तरीके में सबसे पहली बात थी बच्चों एक प्रशासनिक तंत्र को बनाना। ये इसलिए बनाया गया था ताकि हर एक एरिया से कितना राजस्व लिया जाना है उसका आकलन किया जाए, फिर निर्धारित किया जाए, और उसके बाद में निर्धारित करने के बाद कितना उससे वसूला गया ये भी देखा जाए। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया था। ठीक है, अब राजे ने ये देखा
कि जितना ज्यादा कृषि में उत्पादन होगा उतना ज्यादा राज्य को और ज्यादा कर मिलेगा। तो कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, इस बेसिकली स्ट्रक्चर के माध्यम से। ओके, अब पूरे के पूरे राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी, जो पूरी की पूरी पैसों वाली लेना देना जो होता था, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधों पे थी। उसका नाम था दीवान, जो कि पूरे राज्य की वित्तीय देख रेख करता था। ठीक है, अब जब कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था किसानों से, तो इस मामले में ना हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी और जो राजस्व अधिकारी थे, ये गए खेती की दुनिया में, यानी कि कृषकों के पास गए। ठीक है, और इन्होंने कृषकों के साथ में अपने संबंध स्थापित किए अच्छे से। ठीक है, और उनको प्रोत्साहन दिया कृषि को और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो भू राजस्व जो था ना, वो दो चरण में डिवाइड था। कैसे? एक था जमा और एक था हासिल। जमा को बोलते हैं बच्चों कार्य निर्धारण, यानी कि किसी इसका एरिया के लिए टोटल जमा निर्धारित किया गया 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए। दूसरा हुई वास्तविक वसूली, यानी कि हासिल। मान लेते हैं टोटल 90 रुपए हासिल हुए, तो ये क्या हुआ, ये उसकी वास्तविक वसूली हो गई, तो कुछ इसका घाटा भी हुआ। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो भू राजस्व बेसिकली दो तरीके से प्राप्त किया जाता था। अब भू राजस्व को प्राप्त करने के तरीके तो हमने देख लिए, लेकिन क्या तरीके में केवल फसल ली जाती थी या फिर कॉइन्स लिए जाते थे, मोहर ली जाती थी, क्या सिस्टम था? तो आइए इसको भी समझते हैं। तो इस संबंध में आप बताएंगे अमील गुजार की बात। बेसिक एग्जांपल दिया गया है कि अकबर ने अमील गुजार को ये हुक्म दिया था कि देखो, तुम गांव में जाओ, जोतदारों से, किसानों से, जमींदारों से जितना हो सके टैक्स जो राजस्व है वो तुम्हें नकद में लेना, कैश में लेना, फिर चाहे तो मोहरें, नोट या वट जैसे भी लो, उस समय जो भी मुद्रा चलती थी उसके अनुसार। ठीक है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, अगर उनके पास नकद नहीं हो पाता है, तब उनके लिए फसलों का भुगतान विकल्प खोल के रखो। बट कुछ भी करो, हमें तो राजस्व चाहिए चाहिए, पहले नगद में, नगद नहीं है तो फसल को ले आओ। ठीक है, अब जब राजस्व निर्धारित किया जाता था, ठीक है, तो राजस्व को डिवाइड करने के लिए जैसे पहले जो था जमींदार लेते थे किसानों से राजस्व अधिकारी लेते थे, फिर राजस्व अधिकारी जाकर राजा को सौंपते थे, है ना। तो ये जो पूरा का एक क्रम था, इसमें हर एक बंदा ये चाहता था कि राजस्व जो भी मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसके पास में बना रहे। ठीक है ना, ये चीजें थी। अब देखो राजस्व प्राप्ति थोड़ी और बड़ी, इसके लिए शासकों ने क्या किया, उन्होंने ना हर प्रांत में जुती हुई जमीन की नपाई की और जोतने लायक जमीन की नपाई की। इस ये क्यों भाई? ताकि इससे ये पता लगाया जा सके कि किस किस जगह पे खेती और की जा सकती है, और साथ ही कौन सी बंजर जमीन है जिसको हम उपजाऊ बना सकते हैं और खेती करवा के वहां से भी टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में एक उदाहरण है 1665 ईस्वी में औरंगजेब का। इन्होंने अपने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि तुम खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने राजस्व में कितना दिया, कितना उन्होंने कमाया था, ये सारे। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है भाई, किसके बारे में? मुगल साम्राज्य से मिलने वाले जो बेसिकली मतलब मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद कौन था? जमीन से मिलने वाला राजस्व, इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या रोल था उनका, वो यहाँ पे समझो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को आपसे घुमा के इस तरीके से पूछा जाएगा बच्चों कि मध्यकालीन भारतीय कृषि खासियत थी घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। ठीक है, और सेम टू सेम यही लाइन उठा के आपके पेपर में पूछ ली जाएगी। तो चाहे महिलाओं की भूमिका की बात आए, चाहे आपका ये तरीके से क्वेश्चन है, आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, तो आंसर कहां से शुरू होगा? पॉइंट नंबर 2 से। अब देखते हैं भाई क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1 हमारे एक तरीके से क्या कहता है कि महिलाएं और मर्द उस समय कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यानी कि महिलाएं जो थी और पुरुष जो थे, वो एक दूसरे जैसा सेम टू सेम एक जैसा काम कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे। पुरुष कुछ काम करते थे, महिला कुछ काम करते थे खेतों के मामले में। ठीक है, जैसे मर्द जो थे वो खेतों में खेत को जोतते थे, हल चलाते थे, तो वहीं महिलाएं जो थी जुताई के साथ में बुआई करवाती थी अपने पतियों के साथ में। ठीक है, फिर निराई यानी कि गुड़ाई वगैरह जो होता है ना कि खरपतवार निकाली जाती है, उसको निकालते थे, निराई करते थे। कटाई के साथ साथ फसलों का दाना भी निकालते थे, फसल की कटाई करते थे। अब जैसे मक्का है तो मक्का का दाना निकालना होता है, तो उसके दाना भी निकालते थे। ठीक है, मतलब खेती के मामले में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। अब खेती के अलावा ये अन्य भी कार्य करते थे। जैसे महिलाओं के लिए
संबंधित जो कार्य थे उसमें ये सूत काटने का कार्य करती थी, ठीक है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, उसको गूंथने का काम करती थी। कपड़ों पर कढ़ाई जैसे काम करती थी और भी बहुत सारी दस्तकारिता के काम ये किया करती थी, ठीक है। अभी तक तो एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपने कहावत सुनी है ना कि जब किसी वस्तु का व्यापार बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसकी प्रोडक्शन की मांग बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी तो श्रम हमें ज्यादा चाहिए, और श्रम कहां से मिलेगा? जब हमारे पास पुरुष ज्यादा होंगे। अब पुरुष कहां से आएंगे? जब प्रजनन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये देखा गया कि महिलाओं को प्रजनन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा था यहाँ पर, जिस पर बड़े बड़े लोगों ने बहुत ही ज्यादा दबाव डाला, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जितने ज्यादा महिला बच्चे पैदा करेगी, समाज में श्रम उतना ही सस्ता और अधिक होगा। ऐसा राजाओं का, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। अब यहाँ पे चलो श्रम तो चलो महिलाओं पे निर्भर था, जिसके लिए उन्हें प्रजनन पर बहुत ज्यादा उन पर दबाव बना दिया जाने लगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे महिलाओं की कमी हो गई। क्यों भाई? क्योंकि शादीशुदा महिलाओं की कमी हुई इसलिए क्योंकि कुपोषण के शिकार हो गई। एक तो वो गरीब है, और बार बार जब मां बन रही है, ठीक है, तो कई बार प्रसव यानी कि जब बच्चा प्रजनन की जो क्रिया होती है उसमें जो पीड़ा होती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी मृत्यु हो जाती है। खाना अच्छे से नहीं मिलता है तो कुपोषण की शिकार की वजह से वो भी उनकी मृत्यु होती है, उनकी शिशु को भी मृत्यु हो जाती है। ये महिलाओं की कमी के कारण थे। साथ ही साथ कई ग्रामीण समुदायों में क्या था कि इस ये जो महिलाओं की कमी थी ना, ताकि प्रजनन करवाया जा सके, इसका एक तरीका निकाल लिया गया पूरा करने का। क्या भाई? कि बहुत सारे लोगों ने दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत समझी, दहेज की नहीं, ठीक है। अर्थात पहले क्या हुआ था इस मुगल साम्राज्य में, इस काल में, कि आप जो है जैसे कुछ लोग होते थे ना पूर्वाग्रह वाले, कि आप इतना पैसा दे जाइए और हमारी लड़की को दुल्हन स्वरूप ले जाइए, ठीक है, दहेज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीजें। और उस समय ना ये देखा गया महिलाएं तो कम पढ़ रही हैं, काम करते हैं। जिन्होंने तलाक दिया अपने पति को, जो विधवा हैं, अब वो भी शादी कर सकते हैं, कानून शादी कर सकती हैं। ऐसा साम्राज्य में एक नियम बना दिया गया था, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति खराब भी रही, उसको पूरा करने के लिए कुछ तरीके भी अपनाए गए। वहीं महिलाओं के लिए कुछ पूर्वाग्रह भी शामिल थे, जैसे कि पश्चिमी भारत में राजस्वला जो महिलाएं थी, इनको हल या फिर कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। क्यों भाई? क्योंकि बंगाल में ऐसा माना जाता था कि जब महिलाएं मासिक धर्म में है तो वे ना तो पान के बागान में घुस सकती थी, ना ही तो इन हल या कुम्हार के चाक को छू सकती थी पश्चिमी भारत में, ठीक है। ये चीजें थी। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि घर का मुखिया मर्द होता था, शक के आधार पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे, उनको तलाक दे दिया जाता था। ये कुछ कुछ बातें हैं सिंपल सी, ठीक है ना। तो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो खेतों के संबंध में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, समाज में भी अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब महिलाओं की कमी होने लगी तो उन पे प्रजनन का बहुत ज्यादा इन पे दबाव बनाया जाने लगा, और दबाव बनाने के बाद में फिर इनकी जो संख्या थी उसको पूरा करने के लिए केवल शादी के लिए क्या हुआ, बस दुल्हन की कीमत अदा कर, तो दहेज की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ पूर्वाग्रह थे जिससे पता चलता है इनकी स्थिति काफी खराब थी, और एक ये बात थी बस, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा बच्चों। मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं इंग्लिश में क्या दिया हुआ है बच्चों। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर फॉर विच प्रॉपर अरेंजमेंट्स वर आल्सो मेड, एक्सप्लेन। तो आइए सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था। दीवान का क्या रोल था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अमील गुजर का क्या मीनिंग था, और प्रोवियन यूजेस था इसका, वो यहाँ पे होता है, ठीक है, प्रोवियंस यूजेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द अग्रियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आइए देखते हैं क्या रोल था भाई इनका। तो जो आपका ये ए वाला पॉइंट दिया है ना, इसको भी सेम एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और बाकी का मैंने आपको हिंदी में तो समझा दिया अच्छे तरीके, ठीक है। चलिए अब ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा आसान भी है। प्रश्न क्या है बच्चों? गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्या सही मायनों में एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन था? अगर था तो स्पष्ट कीजिए कैसे। जी हाँ, ये आंदोलन सही मायनों में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। कैसे बताएंगे, लिखेंगे इस तरीके से। पहले एक दो लाइन की भूमिका कि क्रिप्स मिशन के सफल ना होने के बाद गांधी जी ने
ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। यानी कि अभी तक इन्होंने जो आंदोलन चलाया उनमें दो बहुत बड़े आंदोलन थे, राष्ट्रव्यापी थे, ठीक है। इसमें से अब इन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन असफल हो चुका है, तो अब भारत को आजाद कराने के लिए मैं एक तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन चलाने जा रहा हूं, जिसका नाम ही ये रहेगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंदोलन का क्या नाम रहेगा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो कि कब चलाया गया था? अगस्त 1942 में। अच्छा, एक ही अंग्रेजों ने एक नीति अपना रखी थी गांधी जी के खिलाफ में, कि जैसे ये कोई आंदोलन शुरू कराएं, इनको तुरंत गिरफ्तार कर लो। अब जब नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन चलेगा ही नहीं। लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। हालांकि गांधी जी को आंदोलन शुरू करते ही गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन देश भर में बहुत सारे समाजवादी नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहे। देश भर में बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हड़तालों पे चले गए, ठीक है। बहुत सारे ने अंग्रेजी जो दफ्तर वगैरह थे इनकी तोड़फोड़ यहाँ पे मचाई, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसी संबंध में कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे समाजवादी सदस्य थे, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब ये आंदोलन चल ही रहा था, तो अंग्रेजों के खिलाफ पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर, यहाँ पे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार एक तरीके से प्रति सरकार की स्थापना हुई, जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं चलता था। अब भाई अंग्रेजों ने देखा यार ये आंदोलन तो बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा, ये लाखों करोड़ लाखों जो हिंदुस्तानी वो इसको और बढ़ाते रहे, तो हमारा तो सरकार गया, हमारा तो ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया। लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी इतने कट्टर थे आजादी को पाने के लिए, कि इनको एक विद्रोह को दबाने के लिए 1 साल का समय लग गया अंग्रेजों, ठीक है। तो इस आंदोलन में बहुत सारे लाखों की संख्या में हिंदुस्तानी शामिल थे। बहुत सारे हजारों जो युवा थे जिनको इंपॉर्टेंस पता थी एक फ्रीडम इंडिया की, ठीक है, एक डेमोक्रेसी इंडिया की, उन्होंने क्या किया, कॉलेज का रास्ता छोड़ा और इस आंदोलन में भाग लिए। कुछ को जेल में डाल दिया गया था, तो उन्होंने जेल का रास्ता खुशी खुशी अपनाया, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे एक चीज ये आई कि जब गांधी जी जेल में थे, ठीक है, बहुत सारे कांग्रेसी नेता जेल में थे, उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव फैलाया, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत और पाकिस्तान की जो मांग थी उसको और मजबूत बनाया इस दौरान, ठीक है। लेकिन ज्यादा ये प्रभावशाली नहीं रही। जो 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन की मदद से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया गया, ठीक है भाई। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि बहुत सारे जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाई का काम छोड़कर बेसिकली विद्रोह में लग गए थे, ठीक है। उन्होंने अफसर, जो सरकारी अफसर थे, उन्होंने भारतीय सरकारी अफसर जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, उन्होंने छोड़ दिया था काम और इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके आंसर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप सभी को कि कैसे आखिर भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन, ठीक है। अथवा की बात करेंगे। अथवा में जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्या दिया हुआ है, गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि समझाइए तथा खुद गांधी जी के द्वारा इसकी समाप्ति क्यों कहेंगी समझाइए। दैट मीन्स कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने जो अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, ये क्यों चलाया था, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या इसके पीछे रीजन थे चलाने के, वो समझाओ। और गांधी जी ने इसको चलाने के बाद खुद क्यों समाप्त कर दिया, ये समझाइए। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये देखो असहयोग आंदोलन की एक छोटी सी भूमिका। क्या अंग्रेजों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था, और जब ये आंदोलन सफल हुआ तो इससे अंग्रेजों के शासन की नींव हिल गई। और ये महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ऐसा आंदोलन था जिससे अंग्रेजों को अब ये एहसास हो गया कि अब हमारे इस भारत में बहुत ही दिन कम बचे हैं, ठीक है। हुआ भी ऐसा। 1920 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके कई कारण थे, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब था, तो 1920 में। क्या रीजंस थे, रीजन यानी कि पृष्ठभूमि, दैट इज सबसे पहले रॉलेट एक्ट। बेसिकली जब गांधी जी वापस आए तो अंग्रेजों को डर लगा कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में, अन्य कंट्रीज में इनके आंदोलन रहे, वहां पे इन्होंने जो भाषण वगैरह दिए उससे वहां पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्थापित हुई। तो अंग्रेजों को डर हुआ, तो अंग्रेजी पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी पर भी थोड़ा सा भी शक है, वैसे तो हमेशा अंग्रेजों को शक ही रहा है भारतीयों पर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कहा गया कि थोड़ा सा भी जिस पे भी शक है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपराध कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो।
और इस रॉलेट एक्ट के द्वारा जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा उसे ना तो कोई बेल मिलेगी, ना ही तो कोर्ट में पेशी होगी, 2 साल तक कड़ी कैद में रखा जाएगा। ठीक है। और साथ ही इसको एक तरीके से ऐसा कानून माना गया था जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला कानून, जिसमें बस पुलिस जो है उसे लगा कि ये भारतीय है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ अपराध कर सकता है, जेल में डाल दिया 2 साल तक। 2 साल तक उसे सूरज की रोशनी तक नहीं मिलेगी, ऐसा जगह थी ये। ठीक है ना। तो ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है। सेकंड रीजन था बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। आप कभी जाइएगा, ठीक है, घूमने जाते हैं पंजाब तो वहां पे जाइएगा, आपको बहुत सारा वहां पे गोलियों के निशान वगैरह मिलेंगे। ठीक है। एक कुआं मिलेगा वहां पे, मैं ब्लॉग वगैरह देखते रहता हूँ बहुत से लोगों के, तो उसमें दिखाते हैं वो लोग। ठीक है। ठीक है। वहां पे गोलियों के निशान को आज भी इस तरीके से मार्क करके रखा गया है। ठीक है। वो जो बड़ी बड़ी गोलियां थी, और छोटी मोटी गोलियां नहीं, बहुत बड़ी गोलियां हुआ करती थी उस टाइम की। ठीक है। और किस तरीके से वो जो कुएं में मरते थे लोग, गिरे थे, वो मारे गए थे, उनके बारे में वहां पे लिखा हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड बेसिकली 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को थी बैसाखी, और सभी को पता है कि पंजाबियों के लिए बैसाखी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो त्योहार है उनमें से एक होता है। तो पंजाबी लोग भाई बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां से ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायल जो था, ये अपने 200 सैनिकों के साथ में इस स्थान पे पहुंचा। ध्यान से समझिए, इस जलियांवाले बाग में तकरीबन हजारों लोग थे, 1000 से भी ज्यादा आम पंजाबी थे। ठीक है। और वो जनरल डायर कितने सैनिक लेके आया? मात्र 200 सैनिक लेके आया। ठीक है। और वहां पे पहुंचा, और जैसे ही उसने वहां पहुंचा, वहां पे त्योहार मना रहे थे पंजाबी, तो जनरल डायर ने ये आरोप लगाते हुए कि यहाँ पर देशद्रोही मौजूद है, जो कि भारत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या क्रांतिकारी वटेवर। ठीक है। अब जैसे ही आरोप लगाया और जनरल डायर ने हुक्म दिया, एक तरफ से सबको भून डालो, एक तरफ से सारे सारे सैनिक बैठे और फायर करते गए, जो सामने आता गया मरता गया, जो जिधर गया वो मरता गया। ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या इससे पता चला कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे भारत में तो इस जनरल डायर की स्थिति जो छवि थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक हीरो बन गया। जैसे हमारे क्रांतिकारी होते हैं ना, हमारे भारतीय क्रांतिकारी, अगर ये किसी बंदे को मार देते हैं, किसी अंग्रेज अफसर को, तो वो हमारे लिए हीरो होते हैं। लेकिन वही इंग्लैंड में क्या बन जाएगा? इंग्लैंड के लिए वो एक तरीके का हमारे उनके लिए दुश्मन बन जाएगा। ठीक है ना। वही जनरल डायर के लिए भी हुआ। और आज भी इस जलियांवाले बाग हत्याकांड को सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। आप इमेजिन करो, अब त्योहार मना रहे हैं, ठीक है, किसी बड़े पार्क में, वहां पे कहीं से पुलिस वाले आते हैं 50-60, वो एक लाइन से बैठते हैं और सबको उड़ाते जाते हैं, ठे 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 ठे। इमेजिन करो क्या रहा होगा वो सीन। तो यही सीन जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी रही। ठीक है। तो ये चीजें थी। फिर सैनिकों की नाराजगी आ जाती है। मतलब जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इसके दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने कहा था कि तुम हमारा साथ दो इस प्रथम वर्ल्ड वॉर में, तो हम क्या करेंगे कि तुम्हारा पैसा वैसा बढ़ा देंगे, तुम्हें और पद ऊंचा दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का, जो सैनिक थे, सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया किसके प्रति? ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति। तो भाई गांधी जी को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अब एक टाइम ऐसा आया जब भारत में हैजे की बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई। ठीक है। हैजे की बीमारी फैली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाया। 1920 के दशक में भारत में हैजे की बीमारी काफी तेज से फैली, जिसमें कई भारतीय मारे गए। लेकिन फिर भी मौजूदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसको लेकर महात्मा गांधी जी, बड़े बड़े नेता, ठीक है, और साथ ही जनता भड़क उठी। तो फाइनली 1920 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरुआत किया, जिसके पीछे की रीजंस ये रहे। ठीक है। अब समझिए दूसरी बात, आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन इसको समाप्त क्यों किया गया? तो आंदोलन की समाप्ति के कारण ये थे कि महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था 1920 में आंदोलन शुरू करने से पहले, ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहेगा, कोई मारकाट नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 2 साल में ही 1922 में चौरा चोरी, यूपी में एक जगह का नाम है चौरा चोरी नामक, पुलिस थाने में लगभग 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। और गांधी जी ने कहा कि जब मैंने मना किया था कि ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहेगा, फिर भी तुमने हिंसा की, इसीलिए हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। ठीक है। और फाइनली आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है।
तो आपको रीजन समझ में आए? रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, सैनिकों की नाराजगी, हैजे की बीमारी के लिए सरकार की उदासीनता और इसको समाप्त करने के रीजन। ठीक है, चलिए अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज अ मैस मूवमेंट इन ट्रू सेंस। एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कैसे है? तो पहले आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे। एंड दिस मूवमेंट विच स्टार्टेड इन अगस्त 1942 वाज नेम्ड ब्रिटिश क्वाइट इंडिया। ठीक है, अब जो पॉइंट्स हैं आपके वो इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में तो समझा ही दिया है। ओके बच्चों, बाकी आपके और पॉइंट आपके यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय गांधी एंड व्हाई इट वाज अबॉलिश्ड बाय गांधी जी हिमसेल्फ। आइए समझते हैं। पहले तो द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था क्या, ठीक है, एंड इसके पीछे रीजंस जो थे उसमें सबसे पहला रॉलेट एक्ट आ जाता है, यानी कि काला कानून आ जाता है। ठीक, उसके बाद में जलियांवाला बाग मस्कर यानी कि हत्याकांड आ जाता है। डिस्प्लेजर ऑफ द सोल्जर्स इसकी बात आ जाती है। एंड चोरा चोरी, एक सेकेंड सॉरी, जो हैजे की बीमारी थी उसके बारे में सरकार की उदासीनता। एंड देन रीजन फॉर द एंड ऑफ द मूवमेंट, इसलिए इसको इस मूवमेंट को क्यों बंद किया गया उसके रीजन से। ठीक है, आगे अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। दिया गया है, अभिलेखों का अर्थ निकालते समय अभिलेख शास्त्रियों को कई तरीके की समस्या जूझना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है बात भाई, जैसे आप कभी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज की, या फिर कोई इतिहासकार है, कोई पुरातत्ववेद है, वो कोई किताब पढ़ता है, कोई अभिलेख पढ़ता है, तो उसे बहुत सारी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जैसे हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा चुका है, और भी कई सारी लिपियां जिनको नहीं पढ़ा जा चुका है आज तक। ठीक है ना, तो कैसे क्या क्या समस्या इनको आती हैं वो यहाँ पे समझा। तो आइए देखते हैं। एक तरीके से मैं क्या बताने बच्चों कि अभिलेखों से मिले साक्ष्य की सीमाएं क्या होती है। तो पहले समझो अभिलेख क्या होते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट हैं आपको लिखने नहीं, 2 इवन ये 3 पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके पेपर। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो अभिलेख क्या होता है, पत्थर अथवा धातु जैसी किसी कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण किए गए पाठ्य सामग्री होती है उसको बोलते हैं अभिलेख। जैसे जो मौर्य साम्राज्य का एक शासक था अशोक, ठीक है ना, तो अशोक शासक ने क्या किया था, अपनी प्रजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए संदेश देने के लिए उसने जो पत्थर थे उस पर लिखवाया था, ताकि आने वाले भविष्य में लोग इसे पढ़ के हमारी जानकारी को समझ सकें। ठीक है, इन अभिलेखों से हमें कई तरीके की जानकारी मिलती है। जैसे कि प्राचीन काल में शासक जो थे वो अपने लोगों को क्या आदेश देते थे, ठीक है, अपने शौर्य का गुणगान कैसे करते थे, युद्ध कैसे लड़ते थे, युद्ध की नीतियां क्या थी, इन सभी को लोग पढ़ सकें, देख सकें, उनका पालन कर सकें। ये सारी चीजें हमें अभिलेख से पता चलती हैं। और साथ ही जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन्हें अभिलेख शास्त्री। ठीक है, अब ये जो आपके 3 पॉइंट है इसको आपको एग्जाम में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लिखेंगे तो एक्स जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपका वो बढ़िया बने, ये चीज है बस। ठीक है, सबसे पहली कठिनाई अर्थ निकालने में कठिनाई। क्यों भाई? क्योंकि कुछ अभिलेखों में क्या होता था कि एक ही राजा के लिए बहुत सारे नाम, बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे सम्मानजनक प्रतीक, बहुत सारे जो संबोधन थे, इन सभी को उपयोग किया जाता था। इसीलिए अभिलेख शास्त्री ये देखते थे कि एक ही अभिलेख में एक ही राजा के इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी उपाधियां हैं, सम्मानजनक प्रतीक हैं, इतने संबोधन है, तो उनको समझने में बहुत सारी कठिनाई होती थी। ठीक है, सेकंड है तकनीकी सीमा। इसका मतलब क्या था कि कई बार अभिलेख जो थे वो ऐसे थे कि उन्हें बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया हो। कई बार ऐसा होता था, जैसे हल्के ढंग से इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं कि ये एस जो है, तो ये एस ऐसे उत्कीर्ण किया गया कि वर्तमान में ये एस कुछ इस तरीके का हमें नजर आता है, ऐसा थोड़ा सा टूट गया इस तरीके से। ठीक है, तो अक्षर लुप्त हो चुके हैं जिससे उसका अर्थ हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, समकालीन से तुलना असंभव है। क्योंकि भाई अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित जो लिपियां होती हैं उसको पढ़ने में असमर्थ है। क्यों भाई? क्योंकि वो जो लिपि उन्हें मिली है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा की जो लिपि है वो आज तक किसी भी अन्य लिपियों उपयोग नहीं की गई है, इसलिए। ठीक है, और आठवां क्या है कि विभिन्न भाषा और लिपियों का प्रयोग। कई बार क्या होता है कि एक ही शासक और उसके वंश के संबंध में एक ही क्षेत्र में या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो अभिलेख होते हैं उनमें बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी लिपियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे समझ पाना बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, और सबसे आखिरी, अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख हैं
उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं वो लिपि मिली ही नहीं। दैट मीन्स जैसे हड़प्पा कालीन कोई अभिलेख है, कोई मोहर है, कोई चिन्ह है, उस हड़प्पा काल का कोई भी अभिलेख, कोई भी जानकारी हमें और कहीं से मिली ही नहीं। ठीक है ना। ये वो बेसिकली समस्याएं हैं जो अभिलेख शास्त्रियों को आती हैं। सबसे पहला कि वो अर्थ ही नहीं निकाल पाते कि नाम का अर्थ क्या है। ठीक है। फिर तकनीकी सीमा आती है, हल्के से उल्टी करना, हट जाना। समकालीन से हम तुलना नहीं कर पाते हैं। ठीक है। विभिन्न भाषाओं लिपियों का प्रयोग होता है और सबसे बड़ी बात कि अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये चीजें थी। तो आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा अभिलेख साक्ष्य की सीमा के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्या दिया बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार होने लगा था, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार तेजी से होने लगा था। कैसे, आइए समझते। तो आंसर लिखेंगे एक सिंपल सा पॉइंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग का और भूमार्ग का एक ऐसा जाल बिछ चुका था जिससे कि व्यापार आसानी से बड़े बड़े देशों तक, बड़े बड़े दूर की जगहों तक हो सकता था। इसके नदी मार्ग के द्वारा भी और भूमार्ग के द्वारा। ठीक है, जैसे समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग जो थे ये अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका तक, ठीक है, पश्चिमी एशिया तक फैले थे। वहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैले हुए थे। यानी कि जलमार्ग से देख रहे हो आप कहां तक व्यापार होता था। भारत से अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरेबियन सी से ये साउथ अफ्रीका तक, ठीक है, एंड वेस्टर्न एशिया से लेके ये फैला हुआ था। ठीक है, वही बंगाल की खाड़ी से चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, शासकों ने ये जो जलमार्ग थे और जो भूमार्ग थे, ये क्या करते थे, शासक इन पे अपना नियंत्रण रख लेते थे। और नियंत्रण जब रखते थे इस टाइम पीरियड में, तो वो कहते थे कि तुम हमारे रास्ते का उपयोग कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ हमें टैक्स देना पड़ेगा, बदले में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे डाकू लुटेरों से। ठीक है, ये चीजें थी। अब भूमार्ग के द्वारा कौन कौन से व्यापारी व्यापार करते थे वो भी समझिए। तो इसके माध्यम से पैदल व्यापारी, फेरी लगाने वाले जो नॉर्मल लेडी लगाते हैं ना, वैसा ही कुछ। ठीक है, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, ऐसे जानवरों के जो दल वाले व्यापारी थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, पैदल फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, इन सभी जानवरों को बेचने वाले। ठीक है, तमिल भाषा में मस्तवन और प्राकृतिक भाषा में सत्यवा और सेठी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे, जो कि इस टाइम पीरियड में बहुत तेजी से विकसित हुए थे। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। समुद्री मार्ग से हालांकि व्यापार तो होता था, ये खतरनाक भी थी, लेकिन हाँ लाभदायक बहुत थी, क्योंकि इसमें ना तो आपका ईंधन का खर्चा आता था, टाइम भी कम लगता था, लेकिन रिस्क बहुत थी भाई। ठीक है, व्यापार क्या क्या होता था इस टाइम पीरियड में? तो इस टाइम पीरियड में नमक का व्यापार बहुत होता था, अनाज का, कपड़े का, धातु का, ठीक है, निकमत उत्पाद, इन सभी का व्यापार तेजी से होता था। पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, ठीक है, अनेक प्रकार के सामान एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से पहुंचाए जाते थे। ठीक है, अरब सागर के रास्ते हुए भूमध्य क्षेत्र तक रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, ठीक है, जैसे मसालों, कपड़े, जड़ी बूटियां, इन सभी की भारी मांग होती थी, जो कि कैसे पहुंचाया जाता था? अरेबियन सी के जो वाटर वे है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये चीजें थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से केवल और केवल जो व्यापार था वो भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य कंट्रीज में भी भारत के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। कंप्लीट है। इंग्लिश में देखते हैं कि while disappearing the records, the achievers had to deal with the various difficulties, problems explained। बिल्कुल ठीक है भाई। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, वो बढ़ेंगे। उसके बाद में जो मेन आंसर वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, डिफिकल्टी इन डिसअपियरिंग मीनिंग। क्या है इसका मतलब? ठीक है, टेक्निकल लिमिटेशन क्या थी? कंपैरिजन विद कंटेम्परेरी इज very impossible, and use of different languages and scripts, it was difficult to read the scripts of the inscriptions। ये चीजें थी। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन कि 6th century BC explain that trade started from the subcontinent and beyond। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कैसे शुरुआत होती है? तो पॉइंट यहाँ से आप देखेंगे और बाकी का आप यहाँ से इजीली पहले ये 5 पॉइंट लिखेंगे।
ठीक है, 3 पॉइंट आपके यहाँ पे ये नीचे इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो इस तरीके से हमारे 8 नंबर के 3 क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर सी था, ये हमने अराउंड आधे घंटे में कर लिया है कंप्लीट, और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हमें टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी समझ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों सेक्शन नंबर डी में। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले तो दिए गए सूत्र को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। तो ये महल के बाहर की दुनिया है बच्चों, किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो चाहे आप इसे पढ़ लो, चाहे किताब से देख लेना, मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उपरोक्त उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है। हाँ, इसको आपको पढ़ना होगा कि ये जो उद्धरण है वो किस ग्रंथ से लिया गया है भाई। तो ये देखो, ये जो उदाहरण है, ये उत्तराध्याय सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया। किससे? उत्तराध्याय सूत्र नामक ग्रंथ। ठीक है, तो किससे लिया गया है? ग्रंथ का नाम है उत्तराध्याय सूत्र। सूत्र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को किस तरह संन्यास लेने के लिए समझा रही है। ठीक है, तो कैसे समझा रही है भाई, यहाँ पे देखेंगे, कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है कि अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, ना ही ये सारा कुछ तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें बचा सकेगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है ना, ये चीज कमलावती जो नामक महारानी अपने पति से कहती है कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए। क्यों भाई? और एक रियलिटी है कि आप वर्तमान में चाहे करोड़ों अरबों, चाहे पूरी दुनिया खरीद के रख लो, लेकिन वो अपनी कहावत सुनी है ना कि कफन में जेब नहीं होती। ठीक है, अब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप एक पैसा तक लेके नहीं जा सकते। ठीक है, इवन जो आपका कफन का कपड़ा होता है ना, वो भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। ये पे कमलावती नामक जो महारानी वो पति से कहती है कि देखो, संपूर्ण विश्व में तुम चाहे कितना भी खजाना ले लो, तुम चाहे पूरी दुनिया को खरीद लो, जब मृत्यु होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारा अच्छा भाव, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें अगले जन्म के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अगला जन्म अच्छा बनाएंगे, यही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, खजाना पैसा कुछ साथ में नहीं जाता, ये चीज है। बस ये चीज आपको सिंपल से यहाँ पे लिख देनी है। अब एक अलग क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्धार्थ की बाहरी दुनिया की प्रथम जो यात्रा थी, ये अति मार्मिक रही थी, कैसे? आइए देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर शब्दों के बीच में रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथकार को शहर घूमने मना लिया और वो लोग घूमने के लिए निकले, और ये उनकी पहली यात्रा बहुत ही पीड़ादायक थी। कैसे? बेसिकली महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखा, जिससे महात्मा बुद्ध को ये अनुभूति हुई कि मनुष्य का जो शरीर है ये नश्वर है। दैट मीन्स कि इसका अंत होना जरूरी। नश्वर का मतलब जिसका कोई नाश नहीं होता बेसिकली, लेकिन हमारे शरीर का तो नाश है। ठीक है, फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को, लाश को देखा, जिससे उसे लगा कि भाई शरीर तो एक तरीके से एक टाइम पे खत्म ही हो जाना है। ठीक है, फिर उसने एक कुटिया में सन्यासी को देखा। उसको देख के महात्मा बुद्ध हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मतलब सिद्धार्थ हक्के बक्के रह गए कि ये कुटिया में रहने वाला सन्यासी गरीब ऐसा कपड़ा उपड़ा पहनता है, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने इस बुढ़ापे से, बीमारी से, मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं है। जैसा लगता है कि उसने शांति प्राप्त कर ली हो, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। तो सिद्धार्थ ने भी निश्चय किया कि अब वो भी सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे, और फाइनली सिद्धार्थ ने 29 ईयर में, यानी कि 29 वर्ष की आयु में, अपने ग्रह का जो त्याग था वो किया और जंगल में चले गए तपस्या करने। और फाइनली इनको तकरीबन 34 या फिर 35 वर्ष की आयु में इनको जो है कि ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध पड़ता है। ठीक है, ये चीजें थी। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गई। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से लिख लेंगे द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम विच बुक हैज द अबव क्वाइट कोट वेन टेकन, उत्तराध्याय सूत्र। एंड अरे कहां जा रहा है भाई, वापस आ जा। हाँ, in the above passage a queen named Kamlavati is explaining to her husband how to take sannyas। तो इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से हटके है कि सिद्धार्थ डेब्यूट इन दी
डेफ वर्ल्ड वाज वेरी टचिंग। नहीं, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। क्वेश्चन तरीके से बनेगा कि व्हाट इज दी, एक सेकेंड, इसमें हिंदी में क्या है, हाँ हाँ सिंपल सा है, यही क्वेश्चन बनेगा जो इंग्लिश में दिया हुआ है। बाकी आपका जो आंसर है वो यहाँ से लेके इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में यहाँ पे घोड़े पर और पैदल, ठीक है, यानी कि ये इब्न बतूता के द्वारा बताई गई जो डाक व्यवस्था उसके बारे में बात। तो देखते हैं, इब्न बतूता के अनुसार भारत में बताई गई डाक व्यवस्था के नाम लिखे। तो दो थी भाई, कौन सी? एक थी अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक भी कहा जा सकता था, और द्वितीय थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अश्व डाक व्यवस्था में क्या था? यह हर 4 मील पर राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होती थी और घोड़े संदेश लेकर जाते थे, इसीलिए इन्हें उलूक व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि प्रत्येक इस 4 मील पर एक बेसिकली अवस्थान होता है जिसे उलूक बोलते थे, और ये इस तरीके से प्रक्रिया चलती थी। ठीक है, जो अगली वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? पैदल डाक व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैदल डाक व्यवस्था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। लिखेंगे कैसे? तो देखो, मैं आपको ना इसको एक एक इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। पैदल डाक व्यवस्था, प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, यानी कि ये इतना जो है, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट 1 मील है, तो यहाँ पे ये 3 अवस्थान होते थे, अवस्थान नंबर ए, अवस्थान बी, अवस्थान नंबर सी। ठीक है, तो एक अवस्थान से, इस एरिया से जो है, एक संदेशवाहक अपने हाथ में एक पत्र, दूसरे में छड़ लेके घंटियां बनी होती थी, इसको दौड़ता था। यानी कि यहाँ पर ये जो बंदा है, इसके एक हाथ में कुछ इस तरीके की एक घंटी है, ठीक है, और एक हाथ में एक पत्र है, एक छड़ी है, वो है, और वो यहाँ से भागा। और ये जो बी वाला बंदा होगा ना, दूर से पता चल जाएगा, वो जो घंटी बजने की आवाज आएगी, तो ये बी बंदा रेडी रहेगा एकदम इसको पकड़ने के लिए, और जैसे यहाँ से पकड़ेगा ये सी की तरफ बढ़ जाएगा, सी भी ऐसे ही करेगा। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी वो तब तक चलती रहती थी जब तक संदेश गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा। ठीक है ना? तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है अश्व डाक व्यवस्था का, और ये पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट। ठीक है, घोड़े पर या फिर पैदल तरीके से। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि नेम द पोस्टल सिस्टम मेंशन्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। तो क्या था भाई? एक तो जिसे उलूक बोलते थे, यानी कि हॉर्स पोस्टल सिस्टम, एंड सेकंड फूट पोस्टल सिस्टम। डिस्क्राइब हॉर्स पोस्टल सिस्टम, तो ये ऑपरेट किया जाता था बाय द स्टेट हॉर्स फॉर एवरी 4 माइल्स। ठीक है, एंड द हॉर्सेस यूज्ड टू कैरी द मैसेज, इट वाज आल्सो कॉल्ड उल्लूक। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था कि राइट द प्रोसेस ऑफ फूट मेल सिस्टम। ठीक है ना? तो फूट मेल सिस्टम जो था आपका, इसके बारे में आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो दिया हुआ है बच्चों 1857 के बारे में। ठीक है, 1857 के 2 विद्रोही, जिसमें एक आपको शाहमल के बारे में यहाँ पे बातें दी गई। ठीक है, तो शाहमल के बारे में क्वेश्चन क्या क्या है? शाहमल बेसिकली कहाँ का निवासी था? तो शाहमल बेसिकली बच्चों ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े से गांव में रहने वाला बंदा। ठीक है, लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी, इसका क्या नतीजा निकला था? तो देखो, जब लगान की दर ज्यादा है और वसूली भी सख्त है, तो नतीजा ये हुआ कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जाती रही, किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठे, तथा इलाके में आने वाले व्यापारी महाजन जमीन पर कब्जा कर लेते थे। इस तरीके से लगान ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? किसानों की जमीन खत्म हो गई और व्यापारी महाजन का कब्जा हो गया समाज। ठीक है, तहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी सामल के आदमियों के द्वारा ये करने की? तो वजह ये थी कि इसकी वजह यह है कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे, और दूसरी वजह ये थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए थे। ठीक है, ये रीजंस थे इन सभी को करने के। ठीक है भाई, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ये भी था, और आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लेंगे, रीड द फॉलोइंग सोच केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो टू रिवेल्स ऑफ 1857 शाहमल के बारे में यहाँ पे बातें दी गई हैं। अब आपने अगर इसे पढ़ना है तो इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
एंड वेयर वाज शाहमल रेजिडेंट ऑफ, तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। एंड द रेट ऑफ रेंट वाज हाई एंड द कलेक्शन वाज स्ट्रिक्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, तो रिजल्ट क्या निकलते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड आंसर की बात करेंगे सेकंड वाले की, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। थर्ड है कि सामर्स मैन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉयड रिवर ब्रिजेस एंड डंग अप पेव्ड रोड्स, व्हाट वाज या फिर व्हाई वाज, इस तरीके से आपके सामने ये पॉइंट आएगा, आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका ये सेक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है बच्चों, सेक्शन नंबर ए का 34 क्वेश्चन मैप वाला। ठीक है, तो मैप की वीडियो ऑलरेडी अपने अपलोड कर रखी है, जाके देखिएगा। राखी गढ़ी सबसे पहले स्थान दिया गया है, जो कि क्या करना है, हमें लेबल करना है, यानी कि हमें चिन्हित करना है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, जो कि कहाँ पे, हरियाणा में। लुम्बिनी ये बेसिकली नेपाल में स्थित है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल। तंजावुर विजयनगर साम्राज्य का संबंधित स्थित है, साउथ इंडिया में है। और अजमेर 1605 में अकबर का शासित केंद्र है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके मैप में इंडिकेशन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो आपको इसमें से कोई 3 को समझाना है, यानी कि 3 ही करने हैं, अथवा मैं तीसरे में आ गया है। ठीक है, और जो 34वां है वो क्या कहता है, पार्ट 2, इसमें ए और जो बी है वो बेसिकली समझाए गए हैं हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में, उनकी मैं पहचान। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ए और बी, ए बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है आपको अमृतसर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अमृतसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे अमृत, अरे एक सेकंड रुको, ये जो बी वाला है आपका, ये अमृतसर है, इस तरीके से लिखेंगे अमृतसर। ठीक है, और ए वाला जो ये चोरा चोरी है, क्या ये चोरा चोरी है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ था बच्चों, हमारा राखी गढ़ी, लुम्बिनी, तंजावुर, अजमेर। तो आइए एक मैप में देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। तो सबसे पहले राखी गढ़ी, तो हरियाणा का आपका ये जो सेंटर वाला एरिया, पार्ट नंबर 1, ये है आपका राखी गढ़ी। और लुम्बिनी का है नेपाल में, तो लुम्बिनी बच्चों यहाँ पे मिल जाता है नेपाल में। ठीक है, अजमेर कहाँ है, ठीक है, अजमेर बेसिकली राजस्थान के इस एरिया पे अजमेर आ जाता है। और फिर नीचे क्या था, यहाँ पे एक और दिया था ना हमारा, हाँ तंजावुर, तो तंजावुर क्या है, तंजावुर तमिलनाडु के इस वाले भाग पे, यहाँ पे तंजावुर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैप भी कंप्लीट हो गया। दोबारा समझा दूं कौन सा कहाँ पे है। सबसे पहले तो अमृतसर देख लिया, चौरा चौरी देख लिया। पहला एक राखी गढ़ी, सिंधु सभ्यता का विकसित हड़प्पा स्थल, तो ये आपका यहाँ पे एक पे आ जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, तो लुम्बिनी आ जाता है। अजमेर ये आपका तीसरे पे आ जाता है, चौथे पे आ जाएगा आपका तंजावुर, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये मैप भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अच्छा ये बेसिकली वो वाला आ गया आपका, क्या बोलते हैं, दृष्टिवादी बच्चों के लिए, तो इजीली आप देख सकते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा पार्ट था बच्चों, वो यहाँ पे आज हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने अपने 2 सैंपल पेपर कंप्लीट करने। अभी हम आपके लिए 2 सैंपल पेपर और भी लेके आएंगे, हो सकता है तो 3 भी ले आए। ठीक है, 2 या 3 अभी और भी लाएंगे, जिससे तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है बच्चों, कि जितना हो सके आप उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों, आपके लिए ऐसी मेहनत करने के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और मुझे पता है आपने शेयर तो कर ही दिया होगा, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं आपके लिए, आपके पेपर के लिए, बोर्ड के लिए, तो अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप सभी का आज की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।